हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 को टारगेट करते हुए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो कि 2012 से 2022 तक के पेपर कंप्लीटली हम लोग 10 साल के एनालिसिस करेंगे, 11 साल के, और जिससे और भी व्याख्याओं के साथ और जो नए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो नए प्रश्न बन सकते हैं हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ ध्येय आईएएस और दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज़ को भी लगातार कैरी ऑन किया गया है। दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज़ लगभग 7 से 8 करा दी गई हैं और जैसे ही इस संडे को नया टेस्ट आ जाएगा तो वो भी क्लास अपलोड कर दी जाएगी चैनल पर। लेकिन ध्येय आईएएस की डेली सुबह 7 बजे मैम पढ़ा रही हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे फुल टेस्ट कराया जा रहा है और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। और ग्लैंस एकेडमी के ही प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र की भी कंप्लीट सीरीज चलाई गई है। 3 से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होने को हैं और 2-3 सब्जेक्ट हो भी चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे दोस्तों 2013 का पेपर। अब आप लोग ये मत सोचिएगा सर 2013 का पेपर तो मतलब ये केवल 12 हुआ है, तो नहीं, ये हम लोग फ्रंट से कर रहे हैं, मतलब पीछे से कि 2022, 2021, 2020, 2019 इस तरीके से हम लोग करते हुए आए हैं। और ये सेकंड लास्ट पेपर है 2013 और कल लास्ट पेपर आएगा 2012। और इन सभी की एक साथ पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहीं सारी पीडीएफ ईजिली आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पेपर 2013 का, जो कि 20 जून 2013 को हुआ था। तो पहला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं है? तो अलवार संत और जो नैनार संत की पद्धति थी ये दक्षिण भारत में थी, तो यहाँ पे तिरुज्ञान हो जाएगा। अच्छा, अलवार जो होते थे वो वैष्णव संप्रदाय को मानते थे, यानी कि भगवान विष्णु को मानते थे, जबकि नैनार, नैनार का मतलब हो गया तीसरी नेत्र वाले, अर्थात भगवान शिव को मानने वाले थे, तो नैनार शिव के लिए हो गया और अलवार विष्णु संत के लिए थे। तो पोगई, पूडम और तिरुमंगई ये अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यानी गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में कौन व्यक्ति अंतिम रूप से दीक्षित किया गया था? तो सुभद्य था। सुभद्य को ही दीक्षित करने के पश्चात उनकी जो है कि मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध की, इसीलिए कहा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। पावा यानी कि कुशीनगर जो मल्ल पावा है, और यहाँ पे शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं सुभद्य को उन्होंने अंतिम अपना उपदेश दिया और फिर वहीं उनका जो है कि महापरिनिर्वाण हो गया। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? यानी कि सीता अध्यक्ष की जो बात होती थी, एक देवी के रूप में, एक धार्मिक संप्रदाय, या राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या ऊसर भूमि। तो सी हो जाएगा, क्योंकि जो राजकीय भूमि होती थी मतलब सरकारी भूमि, जो कि आगे चल के आपको मुगल काल में या मध्यकालीन भारत में फारसी भाषा में आपको वहाँ पर देखने को मिलती है खालसा के नाम से। तो खालसा भूमि कहिए या सीता भूमि कहिए, ये सरकारी भूमि होती थी और इनसे जो टैक्स कलेक्शन होता था वो सीता अध्यक्ष के अंतर्गत लाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र, गायत्री मंत्र जिसे हम लोग कहते हैं, किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में भी कौन से? तीसरे मंडल को, जो कि सूर्य देवता को जो समर्पित किया गया है। तो यह जो है कि गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए यहाँ पे जो भी और अन्य व्याख्या के साथ या ऑप्शंस के साथ जब प्रश्न बनेंगे तो वो भी हम लोग डील करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है दोस्तों, इसके लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को और भी अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि और भी लोग जो महंगी कोचिंग के पैसे नहीं दे पाते हैं, महंगे महंगे टेस्ट पेपर ज्वाइन नहीं कर पाते, वो हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं। और मैं ज़रूर आप लोगों से जो है कि प्रीलिम्स वाले दिन शाम में मिलूंगा, ताकि ये देखा जाए कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? दक्षिणा मूर्ति जो है कि वो एक शिक्षक के रूप में, यानी कि वो शिव को यहाँ पे गुरु का दर्जा दिया जाता है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है, और इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने जाते हैं। शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई थी, इसीलिए उनको एक शिक्षक के रूप में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक जो है वो भारत को यिन तू के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? यिन तू। और
कहीं कहीं पे थियान तू के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे चीनी लेखक में 4 लेखक आए थे, तो यहाँ पर एक ट्रिक आप लोग देख लीजिए। एक ट्रिक होती है जिसको क्रम से पूछा भी जाता है कि कौन कौन से क्रम से आए थे। तो फांसी हुई, तो सबसे पहले कौन आता है, फाहियान आता है, फिर आता है सिक्यांग, फिर ह्वेनसांग आता है और ई से इत्सिंग। तो ये चारों चीनी यात्री आते हैं और इनका यही क्रम है। पहले सबसे पहले फाहियान आएगा भारत, फिर सिक्यांग आएगा 7वीं सदी में, फिर ह्वेनसांग आएगा हर्षवर्धन के समय और इत्सिंग आएगा फिर बाद में। तो ये क्रम भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित जो दारुल सफ़ा क्या था? एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल, या एक पुस्तकालय, या तीर्थ यात्रियों के लिए जो है कि अतिथि गृह? तो यहाँ पर देखेंगे कि जो बी ऑप्शन से हो जाए कि एक खैराती अस्पताल का मतलब हो गया कि सरकार के द्वारा अर्थात कि राज्य के द्वारा जो है कि जो मुस्लिम महिलाएं थी या जो बुजुर्ग थे उनको जो है कि चिकित्सा की उपलब्धता यानी कि चिकित्सा की सुविधा भी देना। जैसे आज हम लोग सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त में इलाज प्राप्त करते ना, 1 रुपये की पर्ची कटाई और पूरा इलाज मुफ्त होता है। तो इसी तरीके का प्रशासन वहाँ पे दिया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो इल्तुतमिश ने जो है कि सबसे पहले चांदी का जो सिक्का था उसे टका जो है कि कहते थे, कहीं कहीं टंका भी लिखता और कहीं टका भी कह दिया था। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल, तांबे का क्या इन्होंने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने जीतल चलाया था। तो इस तरीके से यह भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चांदी का जो सिक्का था उसे टका या टंका और तांबे का जो सिक्का होता था उसे जीतल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुनः जजिया लगाना क्या फर्रुखसियर ने किया था? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फर्रुखसियर ने पुनः जजिया लगा दिया था। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड के द्वारा, या सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, या दास्ता का अंत मैल्कम के द्वारा? तो आप देखोगे कि जो दास्ता का अंत है वो 1843 में एलन बरो के द्वारा किया गया था। तो 1843 में किसके द्वारा किया गया? एलन बरो के द्वारा किया गया। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि फर्रुखसियर द्वारा तो पुनः जजिया कर दी गई थी और सती प्रथा का निषेध जो 1829 में किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय, इन दोनों के सहयोग से कानून पारित हुआ। वहीं जब तीसरा कर्नाटक युद्ध हो रहा था तो कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में 1759 में मसूलीपट्टनम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और आगे देखते हैं तो मैल्कम एक पादरी थे जिन्होंने भारत की यात्रा 1830 में की थी और दक्षिण भारत में जो दास्ता का ब्यौरा दिया था, परंतु यहाँ दास्ता के अंत से उनका नाम नहीं जुड़ा है, बल्कि 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा दास्ता को समाप्त किया गया था। तो यही मैंने आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, या फैजी, या अब्दुल रहीम खाने खाना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। 11 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? किसने किया था भाई? आसफ खां, महाबत खां, खुर्रम, या खुसरो? तो आप देखोगे कि आसफ खां यहाँ पे नहीं था, बाकी आपके खुर्रम भी थे, खुसरो भी थे और महाबत खां थे। इन तीनों ने ही जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। आगे आपको बता दें कि जो खुर्रम था यही आगे चलकर जो है कि क्या बनता है, शाहजहां के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जहांगीर के बेटे जो खुर्रम थे उन्हीं का नाम शाहजहां था। असल में शाहजहां उनका नाम नहीं था, बल्कि शाहजहां एक उपाधि थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था? तो विलियम हॉकिंस जो है कि भारत आए थे और ये ब्रिटिश जो शासक थे जेम्स प्रथम, उनके राजदूत के रूप में जो है कि भारत आए थे, क्योंकि इन्हें सूरत में व्यापार करने के लिए अनुमति चाहिए थी। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, या भारत छोड़ो आंदोलन? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था, इसी समय अरुणा आसफ अली ने गुप्त रूप से या खुफिया रूप से जो है कि इस आंदोलन का संचालन किया, यानी गतिविधि की। और असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1920 में शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में शुरू हुआ था। तो ये इनके आंदोलनों की तिथि भी हैं। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है,
तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि प्रश्न संख्या जो 14 है और इसको कूट से मिलान करना है, तो आइए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम इसको और यहाँ पे पूरा समझते हैं। तो आप देखेंगे कि लॉर्ड कैथरीन मेयो, जो लेडी कैथरीन मेयो थी, उनकी एक पुस्तक थी मदर इंडिया के नाम से, और लॉरी कॉलिंग, डोमिनिकन लेपियर, तो इनकी पुस्तक थी फ्रीडम एट मिडनाइट, और राम मनोहर लोहिया की बात करेंगे तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, और जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये इन पुस्तकों के मिलान हो गए। तो आप यहाँ पे व्याख्या में भी देख सकते हैं कि जो कैथरीन मेयो थे इन्होंने मदर इंडिया लिखी, लॉरी कॉलिंग ने या लेपियरे भी कह सकते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो प्रश्न संख्या 15 है, 1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किसके द्वारा भाई भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। इन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था और जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अनुसमर्थन प्राप्त था। 16 देखते हैं, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने की थी। 1940 में संपन्न मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ही लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया गया था और मुस्लिम लीग इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? यानी कि आपके पास अगर 20 बिस्वा जो खेती है उस पर से 3 बिस्से यानी कि 3 हिस्से पर आपको अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ रही थी चंपारण के किसानों को, यही यहाँ की एक समस्या थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तो यहाँ पर समझेंगे कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा से तात्पर्य कृषकों से 3/20 भूभाग पर नील की खेती कराए जाने से था। स्थानीय कृषक जो राजकुमार शुक्ला जी थे, उनके आग्रह पे ही महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया और यहाँ पर उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। तो 18 प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? यानी उनके जो विचार हैं वो तो आगे की पीढ़ी भी अपनाएगी, भले उनका शरीर मर जाए। तो ये 1931 के कराची अधिवेशन में इन्होंने कहा था। इसी अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? पटेल जी ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और इस अधिवेशन में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, उस पर जो है कि सहमति के लिए या उनके विचारों प्रस्तावों पर जो है कि बात करने के लिए इनको बुलाया गया था इसमें। तो देख लेते हैं, यहीं पर इन्होंने कहा था और महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। 19 प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये वी चिरोल लिख रहा है, या यूँ कहें कि कहीं कहीं वैलेंटाइन सिरोल भी कहा जाता है। और इनके विरुद्ध जो तिलक थे वो सिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लड़ने इंग्लैंड भी गए थे, इसी वजह से कि आपने ऐसा शब्द क्यों प्रयोग किया मेरे लिए। 20 प्रश्न है, माउंटबेटन योजना आधार बनी, किस चीज़ का आधार बनी? तो भाई देश का विभाजन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर ही किया गया कि कितना हिस्सा भारत को मिलेगा और कितना हिस्सा पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को मिलेगा। तो सी हो जाएगा यहाँ पे, देश के विभाजन की इन्होंने योजना एक तैयार की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे 21, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला? तो टोटल 28 महीने तक चला था, क्योंकि इन्होंने फिर 1939 में क्या किया, अपना त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दे दिया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों से पूछे बिना ही अपने आप के साथ युद्ध में शामिल कर दिया कि भाई भारत भी ब्रिटिश सरकार का सहयोगी है इस दूसरे विश्व युद्ध में, जो भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और कांग्रेसियों ने पूरी की पूरी सरकार को ही छोड़ दिया, यानी कि वहाँ से क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक जी संबंधित हैं। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी और इसके संस्थापकों में वी.के. चिपलुंकर, बी.जी. तिलक और एम.बी. नामजोशी, यानी कि एम.बी. नामजोशी, ये लोग जो है कि मुख्य रूप से संबंधित थे। 23 प्रश्न,
बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? इन तीनों ही प्रेसिडेंसी में 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में स्थापना की गई थी, क्योंकि 1861 में एक भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम स्थापित किया गया, जिसके तहत 1862 में इन तीनों ही प्रेसिडेंसियों में स्थापना की गई। बात करते हैं अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में की गई, चौथे उच्च न्यायालय के रूप में। और प्रमुख रूप से इसकी जो स्थापना की गई थी सबसे पहले, वो आगरा में की गई थी। उसके बाद इसे बाद में शिफ्ट कर दिया गया हाई कोर्ट इलाहाबाद के रूप में। तो सबसे पहले यूपी की हाई कोर्ट आगरा में स्थापित की गई थी 1866 में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो सर टीपी सप्रू यानी कि तेज बहादुर सप्रू यहाँ पे दे रहा है। असल में जो भूला भाई देसाई जी थे वो लीडर थे इसके, यानी कि नेतृत्व करता थे, और इन्हीं के अधीन रह के यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू जी आ जाएंगे, मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे, और जवाहरलाल नेहरू जी। इन तीनों ही लोगों ने जो है कि इनको बचाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बचाव वाले पक्ष के वकीलों के जो समूह की अध्यक्षता कर रहे थे यानी नेतृत्व करता, वो भूला भाई देसाई जी कर रहे थे। अगला प्रश्न यहाँ पे 25, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वायसराय के जो कार्य परिषद थे, मतलब कि कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया किसने? तो सर शंकर नारायण ने। तो शंकर नारायण ने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि भी छोड़ दी, जिसको नाइट की उपाधि को ही हम सर कहते हैं, सर की उपाधि भी इन्होंने छोड़ दी थी। यहाँ पढ़ते हैं, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में सी शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी, या यूँ कहें कि सर की उपाधि भी छोड़ दी। 26 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो सबसे पहले जो स्वराज की बात की गई थी वो तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कैसे किया था? तो आइए समझते हैं। प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार अगर हम देखे जाए तो मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधिक कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद बल्लभ पंत का नाम दिया है, जो इससे संबंधित ही नहीं थे, और इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, इसमें शामिल थे, और जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। तो अदरवाइज देखा जाए तो औपनिवेशिक स्वराज की मांग सबसे पहले किस में आई थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। अब अगले प्रश्न आते हैं भूगोल से संबंधित। तो आइए यहाँ पर कुछ जैव मंडल से संबंधित क्षेत्र हैं और इनकी लोकेशन पूछा जा रहा है, तो इसको हम मिलाते हैं। नोकरेक की बात करेंगे तो ये मेघालय में हो जाएगा, मानस की बात करेंगे तो असम में हो जाएगा, दिहांग दिबांग की बात करेंगे तो ये अरुणाचल में होगा, और अगस्त मलाई की बात करेंगे तो ये केरल में हो जाएगा। तो ये इसका सही मिलान हो गया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? यानी कि जो ग्रीनविच मीन टाइम होती है, जो भारत की जो देशांतर रेखा है जिससे टाइम निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है, वो होती है 82.5 डिग्री पूर्वी, और यह भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, उड़ीसा आएगा और आंध्र प्रदेश आएगा। और जो 5वां राज्य है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप बताइए इसमें 5वां राज्य कौन सा है। मैंने 5 राज्य तो बताने थे, 4 मैंने बताए और एक आप लोग, इसी बहाने आप लोग कम से कम उसे गूगल तो करोगे, 5 राज्यों की लोकेशन तो देखोगे, तो आपको याद हो जाएगा। और ये भारत में यूपी के मिर्ज़ापुर के नज़दीक से होकर जाती है, यानी कि मिर्ज़ापुर से ही होकर जाती है। और अगर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय रेखा है 0 डिग्री, उससे ये 5.5 घंटे आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नाथुला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं है, बल्कि ये तो सिक्किम में है। कहाँ पर है ये? सिक्किम में। और लिपू लेक आपका उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पाल घाट केरल में है। तो ये आपको याद होना चाहिए। 30 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? प्राकृतिक कौन से किधर मिलेंगे? प्राकृतिक बंदरगाह सामान्यतः जो है कि आपको जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको कोच्चि और विशाखापत्तनम। तो डी आंसर हो जाएगा कि 2 और 4 सही है यहाँ पे, देख लीजिए। और जबकि अगर हम बात करते हैं चेन्नई की और तूतीकोरिन की, तो ये आर्टिफिशियल बंदरगाह हैं, इनको डेवलप किया गया है।
निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का उद्गम भारत में नहीं है, क्योंकि इसका राकसताल झील के पास तिब्बत में इसका उद्गम होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि रावी, चिनाब, ब्यास नदियों का उद्गम स्थल तो भारत में है, जबकि सतलज नदी का उद्गम जो है कि राक्षसताल या राकसताल झील जो कि तिब्बत चीन में है, जो कैलाश पर्वत के अवस्थित है या कैलाश पर्वत के नज़दीक है, तो ये भारत से बाहर इसका उद्गम क्षेत्र है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा उद्योग हैं और यहाँ पर जो है कि कुछ स्थान हैं जैसे कागज़, सीमेंट, लोहा इस्पात और खनिज तेल शोधन। तो अब यहाँ पर आपको ये बताना है, तो चलिए हम लोग इसकी व्याख्या को सीधे समझ लेते हैं। तो क्या कहता है, जो कागज़ का उद्योग है वो टीटागढ़ में डेवलप हो रहा है, सीमेंट लखेरी में, लोहा इस्पात भिलाई में और खनिज तेल शोधन अंबाला मुकुल में। 33 प्रश्न है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही बात है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? तो आप देखोगे कि हमारे भारतीय मिट्टी में सामान्यतः जैव तत्व जो होता ही नहीं है। काली मिट्टी में आप कहोगे ह्यूमस की मात्रा, तो ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन मतलब आर तो गलत है, ए सही है, और इसीलिए सही आंसर हो गया सी, क्योंकि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है, यानी कि ये जल को क्या करती है, सोख लेती है और पानी की वजह से चिपचिपी और नमी युक्त हो जाती है, थोड़ी गीली सी। यह भीगने पर ठोस हो जाती है और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर यह आकुंचित या दरार युक्त हो जाती है, यानी फट जाती है। जैसे खेती करते समय जब हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो फट जाती ना ज़मीनें, उसी तरीके से। इसीलिए इसे स्वतः जुताई यानी कि सेल्फ प्लोइंग वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास और अरहर जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। इसमें सामान्यतः लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। अब मैं आपसे बता दूं कि पूरे भारत में कहीं पर भी कोई मिट्टी हो, चाहे वो जलोढ़त मृदा हो, चाहे वो लैटराइट मृदा हो, या फिर वो लाल मृदा हो, या वो आपकी पीट मृदा हो, या आपकी काली मिट्टी हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, उसमें सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। एक दो मृदा कोई अपवाद में होगी कि जहाँ पे जैव पदार्थ अधिक होगा या कहीं कहीं फास्फोरस अधिक होगा, लेकिन तीनों ही चीज़ें एक साथ मिल जाएं बहुत अधिक मात्रा में, ये भारत की किसी भी मिट्टी में नहीं है। तो ये एक सामान्य सा ऑप्शन है जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता दी है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो का जो लाइक गेम रखा है हम लोगों ने कि 150 इस पर लाइक तो मिल ही जाने चाहिए केवल 24 घंटे के अंदर, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हो, हम इतना मोटिवेशन प्राप्त करते हैं आप लोगों से, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रीलिम्स होने के बाद हम लोग मेंस की स्ट्रैटेजी, क्लास नोट्स और कैसे आंसर राइटिंग करनी है, जो यूपी के स्पेशल रूप से 2 पेपर जोड़ दिए गए हैं जीएस में, जो ऑप्शनल पेपर हटा के, तो उस पर नोट्स कैसे मिलेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉमिस करता हूँ मैं कि आपके मेंस की भी तैयारी हमारे चैनल पे बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाएगी। तो चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और प्रीलिम्स की बात करेंगे हम लोग मेंस की तैयारी। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो आप देखोगे चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव और वूलर झील, ये सभी को जो है कि मिल चुका है रामसर साइट का दर्जा। और वर्तमान में भारत में अगर हम देखें तो आज की डेट में 75 रामसर साइट हैं, और सबसे अधिक कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में, टोटल 14 हैं। और अगर हम यूपी की बात करेंगे तो यूपी सेकंड नंबर पर है, जिसमें 10 रामसर साइट स्थल आते हैं। और 75 वाले की बात करेंगे, जो 75वां जो रामसर साइट है वो सालबुग वेटलैंड है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में सालबुग वेटलैंड। और सबसे पहला जो रामसर साइट बना था वो हमारा चिल्का झील ही बनाया गया था। अब ये तो पुराना दे रहा है उस समय। अच्छा, ये चीज़ और जान लीजिए जो मुझे बताना था। जैसे आप देखोगे वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, और लोकटक झील मणिपुर में है। अगले प्रश्न को देखते हैं 35 को। अब यहाँ पर देखेंगे आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में राज्य दिए हुए हैं, और सूची फर्स्ट में जो है कि कुछ जगह दी हुई है, तो इसको मिलाना है। तो अगर आप देखोगे उकाई की बात करेंगे, देख लीजिए, उकाई की बात करेंगे तो उकाई गुजरात में है, पतरातू आपका झारखंड में है,
पेंच आपका पेंच यहाँ पर मध्य प्रदेश में ले लीजिए और दाभोल जो है कि आपका महाराष्ट्र में होगा। तो आइए देख लेते हैं हम यहाँ पर कौन कैसे मिल रहा है। तो देखिए, उकाई आपका गुजरात में, पतरातू आपका झारखंड में, पेंच आपका मध्य प्रदेश और दाभोल आपका महाराष्ट्र में है। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 36 उद्योग हैं यहाँ पर और कुछ केंद्र हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है कि ये उद्योग डेवलप किए जा रहे हैं। तो हम लोग सीधे ऑप्शन पे आते हैं कि एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो जेके नगर, तांबा की मलाज खंड, जस्ता टुंडू और जूट भाटपाड़ा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, विश्व का भूगोल से संबंधित है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परावर्तित किया जाता है। कैसे? तो आयन मंडल द्वारा, क्योंकि जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो पहले हमें मिलती है क्षोभ मंडल की सीमा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर उसके बाद आयन मंडल आता है, जहाँ से रेडियो वेव जो तरंगें होती हैं वो टकरा के वापस आती हैं, फिर हमारे नेटवर्क में आती हैं, यानी कि सिग्नल को पकड़ती हैं या एंटीना कह दीजिए, उसको कैप्चर करके फिर हमें सारे के सारे जो है कि चीज़ें देखने को मिलती, चाहे हम यूट्यूब चलाएं या ऑनलाइन क्लासेस करें या टीवी देखें। तो इन सब के लिए जो रेडिएशन होती है वो आकाश में आयन मंडल से टकरा के वापस आती हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। 38 में पूछा जा रहा है कोयला का क्षेत्र और जो है कि देश। जैसे कोयले के क्षेत्र जो है कि कहाँ कहाँ पे, अगर आप बात करेंगे लंकासायर की तो ये यूके में हो गया। वहीं जो है कि अगर आप बात करेंगे सार की, कुजनेट्स की और डोनेट्स की, तो आइए इसको हम बिल्कुल क्लियर तरीके से देखते हैं इसकी व्याख्या में। देखिए, डोनेट्स अभी चर्चा में भी था जब आपका यूक्रेन रसिया वार हो रहा था, तो यूक्रेन में ही आता है ये डोनेट्स। कुजनेट्स जो है कि रूस में आता है, लंकासायर जो है कि यूके में, और सार और रूर भी कहते हैं इसको हम, जर्मनी में आता है। अब आपके लिए एक प्रश्न देता हूँ कि यूक्रेन के जो 4 शहर हैं, आपको 2 तो पहले से पता थे लेकिन अब मैं 4 बता रहा हूँ ताकि आप गूगल करिए और सर्च करिए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि यूक्रेन के किन 4 हिस्सों को या किन 4 क्षेत्रों को रसिया के द्वारा अपने देश में मान्यता दे दी गई है। तो 4 क्षेत्र कौन से जिस पे कब्जा किया रसिया ने, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 प्रश्न है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है। तो इस सामान्यतः यहाँ पे जापान है, अदरवाइज जो है कि पूरे विश्व में देखें तो भूटान जो है कि सबसे आगे रहता है इस मामले में। ठीक है, और आगे देख लेते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ स्टार बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 गलत हैं, तो हम लोग इसको सीधे नीचे पढ़ लेते हैं। खैर ये तो आपका जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है तो इसे छोड़ दीजिए क्योंकि 2017 के आंकड़े के अकॉर्डिंग दे रहा है, लेकिन हम लोगों को वर्तमान में देखना है 2022 के अकॉर्डिंग। अब जैसे यहाँ पर भी देखेंगे कि विश्व में कुल कहवा उत्पादन की प्रतिशत दृष्टि से शीर्षस्थ, तो भाई कहवा का उत्पादन जो है कि 2012-13 में तो आंकड़े बदल चुके होंगे, तो आप लोग अब 2022 का आंकड़ा देखिएगा। 42 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या अवरोही क्रम के अनुसार चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी अंतर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मैं कूट के हिसाब से बताऊँ तो सबसे अधिक यूएसए के पास है, फिर फ्रांस के पास, फिर जापान के पास, फिर रूस के पास है। रूस यहाँ पर 4th नंबर पर आ गया है। अगला है यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं और उससे संबंधित कुछ जो बांध हैं जो बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोलोराडो नदी पे कौन सा बनेगा, हूवर बांध, जिसको हम बाउल्डर बांध भी कहते हैं। दामोदर नदी पे पंचेत हील बांध बनेगा, और नील नदी पे आसवान बांध है, जबकि जाम्बेजी नदी पे करीबा बांध है। कुछ गलत हो गया क्या? नहीं, ठीक है। कोलोराडो नदी पे जो है कि हूवर बांध, जो कि ये मिलेगा आपको नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको और अमेरिका की सीमा पे। दामोदर पे जो है कि पंचेत हिल, जो कि आपके पश्चिम बंगाल के पास मिलेगा, झारखंड पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र में। और नील नदी जो कि आपको मिस्र में मिलेगी, आसवान बांध है यहाँ पे। और जाम्बेजी नदी की बात करेंगे तो करीबा इस पे बांध बनाया गया है। 44 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। हालांकि इसका उत्तर तो उस समय जब प्रश्न पूछा गया था तब म्यांमार होता था, लेकिन आज वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो देखें क्या आंसर दिया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी लिख रहा है कि कुछ दशक पहले म्यांमार अपने कुल निर्यात का जो है कि लगभग 2/3 पैसा चावल से प्राप्त करता था, लेकिन अब इसमें चेंजेस आ गया है और इस तरीके से अब जो वर्तमान में है, लेकिन अब म्यांमार के कुल निर्यात में चावल के व्यापार का हिस्सा काफ़ी कम हो गया है। वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से कोई भी देश प्राप्त नहीं कर रहा है, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा इस प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स हमें प्रश्न नहीं पढ़ना है। जो 2013 में प्रश्न हो रहा है, 2012-11 की करंट अफेयर्स हमारे किसी भी काम की नहीं है। हम 2022 का जो लेटेस्ट आंकड़ा है 2023 का, उसे हम देखेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है,
एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो ये होता है नक्षत्र, या इसे कहते हैं सप्तर्षि ऋषि। ठीक है, सप्तर्षि तारा इसे हम कहते हैं। और अगला प्रश्न 46, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से कौन सा उत्पादक जो है कि घटक, यानी कि जो कौन प्रोडक्शन करता है, तो हरे पौधे ही भोजन बनाते हैं क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए इनको स्वपोषित कहते हैं। और जबकि समस्त जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके लिए मतलब इनके ऊपर निर्भर रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? परिपोषित होते हैं। 47 प्रश्न, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। तो क्या ये दोनों ही बातें सही हैं? बिल्कुल दोनों बातें सही हैं और एक ही व्याख्या भी हो रही है यहाँ पर। अगले प्रश्न को देखते हैं 48, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ही सबसे अधिक यहाँ पर प्रभावित करती हैं। जैसे यहाँ पे समझिए कि सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो तो जलवाष्प की होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन और फिर ओजोन। हालांकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन सा होता है? तो महासागर का माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही शांत और बहुत ही गहरा होता है। 50 प्रश्न, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता कौन जारी करता है? तो IUCN संस्था की जो एक रेड डाटा बुक होती है उसमें इन सब का वर्णन देखने को मिलता है। 58 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव मंडल रिजर्व। आप देखोगे वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और जंगली जंतु अभ्यारण्य, होने को तो तीनों हो सकती हैं, लेकिन जैव विविधता का जो संरक्षण होता है वो जैव मंडल रिजर्व में ही सबसे अधिक बेहतर तरीके से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन सीटू मेथड यूज किया जाता है, यानी उसी स्थान पर जहाँ पर ये चीज़ें रहती हैं। अगला प्रश्न है, यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में जो मात्रा होती है सल्फर की वो कितनी होती है? तो 0.05% या इससे भी कम होती है। 53 प्रश्न को देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या सभी? तो जलवायु परिवर्तन में आपकी ग्रीन हाउस गैसें भी आती हैं, ओजोन परत का क्षरण भी और प्रदूषण भी, ये तीनों का ही इम्पैक्ट होता है, इसलिए डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 54 है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता? ये सार्वत्रिक तापन का मतलब हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ रहा है, और कौन योगदान नहीं देता? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सामान्यतः योगदान नहीं देते। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये तीनों ही सबसे अधिक योगदान इसमें देते हैं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो एजेंडा 21 की जो सही परिभाषा है कि यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना बनाई गई है। अब अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि जो एजेंडा 21 है ये सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की एक गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना है। यह कार्य योजना वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED के द्वारा सृजित की गई थी। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग, इको मार्क योजना। ध्यान देना, इको मार्क योजना 1991 में ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित की गई थी जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम प्रभावित करते हैं, यानी हानिकर कम होती है। तो ये कौन इसके अंतर्गत अधिसूचित नहीं किए गए? तो औषधियाँ और प्रतिजैविकी, जबकि साबुन अपमार्जक, कागज, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और एरोसोल, ये तीनों ही इको मार्क के अंतर्गत रखे गए कि ये नेचुरल रूप से बनने चाहिए ताकि ये प्रभावकारी कम हो सके पर्यावरण को। अगला प्रश्न है 57। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? फर्न, मनी प्लांट, लाइकेन, अमरबेल। तो सामान्यतः बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, लाइकेन। वैसे तो कभी कभी मॉस भी अगर उत्तर आ जाए तो मॉस भी आप ले सकते हो, लेकिन सबसे अधिक उपयुक्त उत्तर माना जाता है लाइकेन। और यह जो है कि सामान्यतः शैवाल और प्रवालों के बीच की एक कड़ी होती है। 58 प्रश्न, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो ये नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड द्वारा अम्ल वर्षा होती है जो कि एसिड रेन कहलाती है। 59 प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्वेस ने दिया था, इकोसिस्टम APD कंडोल नहीं, इकोलॉजी AG टॉन्सल ये भी नहीं, जैव विविधता रीटर ये भी नहीं। इन तीनों के ही नाम गलत हैं, जबकि ए वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? तो उपयुक्त सबूत, क्योंकि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ये तीनों ही यूरो जो है कि उत्सर्जन के जो नियम होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान में अगर आप देखोगे तो पार्टिकुलेट मैटर भी आते हैं इसके अंदर, पीएम जो 2.5 या 2.7 या 10 होते हैं, PM10, तो ये सब भी इसमें शामिल हैं। और अगला प्रश्न है 61, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर देता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जब ब्लड सेल में एंट्री कर जाता है तो हीमोग्लोबिन इसके साथ तेजी से क्रिया करता है, न कि ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ये हानिकारक हो जाता है। पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO एक मुख्य वायु प्रदूषक है जो गाड़ियों के जो धुएं निकलते हैं ना पीछे से, उसमें से निकलता है, या फिर जो चिमनी, जो ईंट के भट्टे या चीनी मिल की जो चिमनी होती हैं वहाँ से जो है कि जो धुआं निकलता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त होता है। और ये सामान्यतः हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में होता है इससे जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त में ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है और ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया अवरोध होती है और परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। 62 है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण को अवशोषित किया जाता है। तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है जो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। अब यहाँ पे अक्टूबर 2012 जो कि करंट अफेयर से संबंधित है, तो हम लोग करंट अफेयर्स उस समय का नहीं पढ़ेंगे। ये प्रश्न भी देखिए रिपीटेड है, 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जब डॉक्टर आपसे कहता है कि मुंह खोलो यानी आ करो, तो आ का मतलब हो गया अ और अ से होता है अवतल लेंस, तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त यानी इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है और ये सामान्यतः जो है कि आयन मंडल होता है पृथ्वी के ऊपर, तो वहाँ से जो है कि किरणों को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज में जो सामान रखा जाता है जैसे आलू या कोई भी सामान, प्याज वगैरह, जो आगे तक लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। तो क्यों? क्योंकि इसमें जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रशीतन खाद्य सामग्री परिरक्षित रहती है। प्रशीतन का कार्य खाद्य पदार्थ को जीवाणु मुक्त करना नहीं है। अत्यधिक ठंड की स्थिति में भी जीवाणु, ईस्ट आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम की क्रिया रोकी नहीं जा सकती। यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को सीमित कर देती है, यानी कि धीरे धीरे पैदा होते हैं और तब तक एक लंबा समय आ जाता है जिसकी वजह से वो सुरक्षित रहते हैं। यह भी प्रश्न 2022 में रिपीट किया गया, 2016 में रिपीट किया गया कि किस स्तर यानी डेसिबल में अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो 80 डेसिबल की अगर ध्वनि है तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत काउंट होती है। अगला प्रश्न है, पानी के पीने को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। इसलिए जब आप पानी वगैरह पीते हैं कहीं सरकारी नल पे या सरकारी विभाग में, तो वहाँ आप देखेंगे कि क्लोरीन का प्रयोग किया था और एक अलग तरीके की स्मेल आती है, लेकिन वो स्मेल भले आती हो लेकिन वो पानी जो है कि ख़राब नहीं होता है, आप पी सकते हो उसे। 69 है, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है कि टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, क्योंकि एडीज एल्पोपेक्टिस जिसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया, सेंट लुइस एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक विषाणु होते हैं और जापानी एन्सेफेलाइटिस के लिए फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है। ओके, 70 प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जब प्रोटीन की कमी होती है तो वहाँ से उसे मैरास्मस जो है कि नाम की बीमारी हो जाती है। 71 है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। 72, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये गलत है। जबकि बाकी चीज़ें क्या हैं कि ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना करता है और उदासी से लड़ सकता है। तो प्रोटीन की प्रचुरता होने पर अमीनो एसिड जो टायरोसिन है वो ये सारे काम करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे इसरो का 100वां, तो ये करंट अफेयर्स है 2012 का। सितंबर 2012 में इसरो ने क्या लॉन्च किया? तो ये भी करंट अफेयर्स है। हालिया समाचार 2013 के अनुसार इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने जो है कि किसे बनाने की सहमति दी? तो यह भी आपका करंट अफेयर्स है, जो कि किसी भी उपयोग का नहीं है, क्योंकि आज इसरो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू रहा है तो उसे हमें मिलान करना है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे ये भी उसी समय का करंट अफेयर्स है 2004-2011 का। 29 मार्च 2013 को रूसी अंतरिक्ष यात्री, ये भी कोई काम का नहीं है हमारे। फिर यहाँ पे भारत द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के संस्करण का मार्च 2013 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया, पनडुब्बी संस्करण था। तो देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पुराने हो गए वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 79 प्रश्न से देखते हैं पॉलिटी से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की बात है? तो आर्टिकल नंबर 169। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 169 के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर संसद विधि द्वारा साधारण बहुमत का प्रयोग करके राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है या तो फिर उसका उत्साधन यानी समाप्ति कर सकती है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 338 से 338। 338 में तो है एससी कैटेगरी और 338 ए में लिखा हुआ है एसटी, और 300 जो 38 है उसके आगे अगर आप बी देखोगे तो 338 बी ओबीसी के लिए है। किसके लिए है? ओबीसी के लिए है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए और 338 ए के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए, और ये जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको अलग किया गया 338 और 338 ए, और फिर उसके बाद 338(2) जो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 338 बी आया इसमें। अगला प्रश्न है 81, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो लोकसभा में अगर आप देखोगे तो 331 होगा, लेकिन हालांकि अब जो है कि 104वां जो संविधान संशोधन आया इसके द्वारा लोकसभा में और जो राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का जो मनोनयन होता था इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब इनका मनोनयन नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग 82 प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 339 ए में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथककरण है ये नहीं है, बल्कि आर्टिकल 48 में तो पशुपालन और कृषि से संबंधित बातें लिखी हुई हैं, और ये जो न्यायपालिका कार्यपालिका पृथककरण है ये आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। किस में लिखा है? आर्टिकल 50 में। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो न्यायपालिका कार्यपालिका पृथककरण ये आर्टिकल 50 में है, और जबकि 48 में कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता जी थे। ओके, इनकी जो कमेटी थी वो 1957 में गठित की गई थी। 84 प्रश्न, पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं भाई? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, क्योंकि ये मध्य स्तर पे होती है। सबसे नीचे होती है ग्राम स्तर पे ग्राम सभा, फिर जो पंचायत स्तर पे होती है यानी कि पंचायत समिति, और फिर उसके ऊपर होती है जिला पंचायत समिति। 85 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग ये आपके 315 में है तो ये तो संवैधानिक है। राज्य लोक सेवा आयोग ये भी इसी के अंतर्गत मान लीजिए तो ये भी आपका क्या हो गया? संवैधानिक। वित्त आयोग की बात करेंगे तो 280 यह भी संवैधानिक है। लेकिन योजना आयोग आपका संवैधानिक नहीं है, संविधानितर है, जो कि राज्य सरकार के मतलब केंद्र सरकार के द्वारा 1950 में एक आदेश द्वारा पारित किया गया था, और इसी को अब वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के रूप में शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफर। अगला प्रश्न है, संसद की सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी कब? 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी, और इसी समय से यह जो है कि एक अधिनियम बन गया। अगला प्रश्न है 87, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को के शासन को भी, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत जिस भी पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं उतनी ही अनुपात में उन्हें सीटें लोकसभा या राज्य विधानसभा में दे दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में जो है कि पंचायत है। ठीक है, भाग 9 में क्या है? पंचायत है। 89 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? तो राज्य वित्त आयोग होता है। क्या होता है? राज्य वित्त आयोग, जिसका गठन आर्टिकल 243 आई के तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे हम।
यहाँ पर 92। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीली क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी है, या इसका मूल, अपीली और परामर्श तीनों ही है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि इसके पास तीनों ही अधिकार यहाँ पर हैं। जैसे यहाँ पर 91 प्रश्न अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड रहा है? तो बिहार में बनी है। अगला प्रश्न है 92, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक सदन के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, सही है ये। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ करेगी, यह भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित है, यानी आर्टिकल 19(1) के ए में है, यह भी सही है। और जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जिनके उपलक्ष्य में जो है कि हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आयोजित करते हैं। 93 प्रश्न आता है आपका इकोनॉमिक सेक्टर से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो मार्ग कर यानी कि टोल टैक्स जो होता है वो स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, न कि भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किसके द्वारा? तो आपके प्रधानमंत्री थे उस समय नरसिम्हा राव जी, और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, इनके द्वारा घोषित की गई थी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये न्यास पर आधारित है, यानी कि ट्रस्टी पर आधारित है, न कि वो किसी और पर। 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग इसमें शामिल नहीं होंगे, जबकि ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण ये सारी की चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। और 97 प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि को सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होगी? प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय? अगर किसी व्यक्ति की आय या उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है तो इसका मतलब वो देश ग्रोथ कर रहा है, तो ये माना जाता है और आज भी इसको काउंट किया जाता है। 98 प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है कौन है भाई? भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC और IDBI और उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी, और इसके जो प्रोमोटर्स हैं वो भारत सरकार के अलावा शीर्ष वित्तीय संस्थान, जिनमें आपका IDBI, LIC, GIC, SBI शामिल हैं। तो ये जो है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फेरवानी समिति 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है स्वधार योजना, ये जो है कि कठिन परिस्थितियों महिलाओं के लिए बनाई गई थी, ये तत्कालीन करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये सारे के सारे जो है कि ग्राम का उदय करने से संबंधित ये योजनाएं शामिल हैं। और इसकी शुरुआत सन 2000 से 2001 के बीच में जो है कि शुरू की गई थी। 101 प्रश्न है, भारत से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? दालें निर्यात नहीं की जाती, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है, और भारत में अधिकतर लोग क्या है, गरीब हैं या तो जो है कि मध्यम वर्ग हैं, और इनके लिए जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो दालें होती हैं। तो दालों का हालांकि भारत में प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है, लेकिन फिर भी उपभोक्ता भी यहाँ पर सबसे अधिक हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों की बात हो रही है, तो ये आपका जो है कि 61वां दौर छोड़िए, इस समय जो करंट अफेयर्स का दौर है उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि तो 2004-05 का आंकड़ा है, ये पुराना है। अब फेमा की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, अर्थात कि फेमा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? FEMA। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी या एक्ट। इसको अंतिम रूप से लागू किया गया सन 2002 में। तो कब आया फेमा? 2002 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यहाँ पर फेरा के स्थान पर इसे लाया गया। अर्थात फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होता है फेमा, बाह्य व्यापार तथा भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा के बाजार को सुव्यवस्थित, विकसित और उसकी स्थिरता का संवर्धन करने के उद्देश्य से फेरा के स्थान पर लाया गया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फेरा को कब लाया गया था। ध्यान दीजिएगा कि फेरा की बात अगर हम करें तो फेरा को जो है कि कब लाया गया था ये आपको बताना है। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो देश है वो श्रीलंका हो जाएगा। 105 प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो 0 से 14 वर्ष के हिसाब से, वैसे तो 60 से ऊपर के वर्ष को भी जाना जाता है, लेकिन 0 से 14 को बिल्कुल ही पूरी तरह आश्रित समझ लिया जाता है। अगला प्रश्न है,
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल निम्नलिखित ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए राज्यों के अवरोही क्रम की बात करेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश की आती है, उसके बाद बिहार आता है सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आएगा और फिर महाराष्ट्र आएगा। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश की है। 108 प्रश्न है। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप जो है कि सबसे अधिक माना जाता है कि सबसे अधिक यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप में 87.9% लगभग फीमेल एजुकेशन है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में उद्योगपति और उद्योग संगठनों के सुलभ पहचान के लिए जो कार्ड बनाए थे उस कार्ड का क्या नाम है, स्वर्ण पत्र यानी कि गोल्डन पेपर। लेकिन अब यह बहुत पुराना करंट अफेयर्स है तो इसकी आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अब यूपी में बहुत नई नई ऊंचाइयाँ छुई जा रही हैं तो उस पर प्रश्न आएगा। अब जैसे यहाँ पूछा जा रहा है 2013 में इलाहाबाद में संपन्न जो महाकुंभ के मेले में कौन सा दिन शाही स्नान के लिए निश्चित नहीं था? तो महाशिवरात्रि, क्योंकि बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या इन तीनों पे ही जो है कि शाही स्नान किया जाता है लेकिन महाशिवरात्रि पे नहीं होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो संपूर्ण सदस्य संख्या है वो पूछी जा रही है, तो जो विधान परिषद की बात हो रही है। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश जमींदारी, इसको पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किसमें? 9वीं अनुसूची में। किसमें है? 9वीं अनुसूची में, 9 शेड्यूल में। अब यहाँ पे कुछ स्थान है, उद्योग हैं, जैसे फिरोजाबाद की बात करेंगे तो इस कांच की चूड़ियाँ बनती हैं। अलीगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे पीतल के ताले बनते हैं। मेरठ की बात करेंगे तो खेल का सामान होता है। चुर्क डल्ला राजहरी में जो है कि अगर हम बात करें चुर्क में तो ये आपका सीमेंट उद्योग है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और दक्षिण पूर्व गलियारे जो मिलते हैं, जैसे कि ये होता है आपका नॉर्थ से साउथ जाने वाला और ये होता है ईस्ट से वेस्ट यानी कि यहाँ, तो ये जो पॉइंट होता है ये कौन सा? तो ये झांसी होता है। झांसी में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के गलियारे एक दूसरे को काटते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप करंट अफेयर्स पूछा है कि 2013 में उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये भी कोई मतलब नहीं है। बब्बर शेर सफारी जो लॉयन सफारी स्थापित की जा रही है वो कहाँ पे थी? इटावा में स्थापित की गई है। 117 प्रश्न को देख लेते हैं। अब पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, लखनऊ में यहाँ पे लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में है। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स है समसामयिकी जिसका कोई मतलब नहीं है। 2013 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2013 में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं अब तब से लेकर अब तक में, तो ये भी 2013 का ही करंट अफेयर्स है। और यहाँ पर भी 6 फरवरी 2013 को जो भूकंप था उसके लिए तेंदुलकर द क्रिकेट ऑफ सेंचुरी 2013 में दिल्ली विमोचन किया गया विमल कुमार की पुस्तक। फिर 2013 में एकेडमी अवार्ड्स को ही दोस्तों ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। 2013 में पद्म विभूषण पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तुकला में नोबेल पुरस्कार 2013 में पूछ रहा है। फिर 2013 में द हेग स्थायी पंचायत न्यायालय की बात है। द ग्रोथ ऑफ वायुपुत्राज का विमोचन 2013 में हुआ। 2013 के टाइम इंटरनेशनल संपादक। तो ये सब करंट अफेयर 2013 की है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। आप लोगों को लेटेस्ट पढ़ना चाहिए क्योंकि वहीं से प्रश्न आएंगे, ये इतने पुराने से नहीं आएंगे। और ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ताकि आप लोग देख सकें वीडियो पॉज करके भी कि हाँ ये वाकई करंट अफेयर्स किसी काम की नहीं है। अब तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से बदल चुकी हैं तो यहाँ से इसमें कोई प्रश्न नहीं बनेगा। और ब्रह्मपुत्र नदी पर 2010 में एक बांध बनाया गया था जांगमऊ। 2012 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी का, तो ये सब का कोई मतलब नहीं। फरवरी मार्च 2013 में संपन्न मैन ऑफ द सीरीज़। 2013 में महिला विश्व कप 18 मार्च 2013 को। अच्छा मैं आपको एक प्रश्न दूं कि 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसकी जो है कि विजेता कौन थी, ये आपको बताने हैं। ये नए पोप फ्रांसिस प्रथम निवासी हैं, तो हमें क्या पता भाई कहाँ के निवासी हैं, अब तो हमारा उसकी आवश्यकता नहीं है। 2015 का क्रिकेट विश्व कप, 13 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 2022 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है। और 2013 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैंने आपको दिखा दिया कि ये सारे प्रश्न 2013 करंट अफेयर्स के हैं, तो यहाँ से जो प्रश्न बन ही नहीं सकते। अब जैसे ये देखेंगे कि हाल ही में प्रदर्शित फिल्म काई पो 6 जिसमें सुशांत राजपूत ने भी बहुत अच्छा कैरेक्टर यहाँ पे किया था, फिलहाल अब तो हमारे बीच नहीं रहे, बहुत अच्छे कैरेक्टर थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ये जो चेतन भगत की राइटिंग है यानी चेतन भगत की जो पुस्तक है इसी पर ये बेस्ड है।
अगला पूछा जा रहा है किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल के जो राज्य सचिवालय होते हैं उसके भवन को राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। और 149 है मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित किया गया है। तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे आप कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद हैदराबाद में हो गया, जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता, अली यावरगंज राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई। और अब इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है एडम ब्रिज यानी कि राम सेतु जो ब्रिज है वो कहाँ से शुरू होता है, धनुषकोडी से शुरू होता है। ऑप्शन में रामेश्वर भी दिया है लेकिन धनुषकोडी ही इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज है भारत के पंबन द्वीप में, द्वीप कौन है, पंबन द्वीप का जो अंतिम छोर है वो धनुषकोडी से प्रारंभ होकर और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक श्रीलंका के उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित किया गया है। तो दोस्तों ये तो थे 2013 के प्रश्न और अब हम लोग कल लास्ट प्रश्न करेंगे 2012 के। 2012 के बाद हम लोग यूपी के भी और भी कुछ बेसिक सेगमेंट्स वगैरह हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे इसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।